नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव की कवरेज करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में कल यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कुल मिला के 40 सीटें हैं और 7 चरण में मतदान होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में आपको पटना शहर का एक नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी इस जगह जहां हम अभी मौजूद हैं वो जगह है मैरीन ड्राइव। मुंबई की मैरीन ड्राइव को आपने देखा होगा, लेकिन ये पटना की मैरीन ड्राइव है। ये उसी तरह का बनाने का प्रयास किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सामने ड्राइव दिखाएं किस तरह की ये सड़क है। यहाँ पर पटना में लगभग 3 साल पहले ये ड्राइव बनाई गई है। गंगा का किनारा है, दीघा कहलाता है ये इलाका, और यहाँ पर इसको पटना का मैरीन ड्राइव, कई लोग इसको गंगा ड्राइव भी कहते हैं। इसमें जिस तरफ हम अभी खड़े हैं, बाईं तरफ सड़क है और दाईं तरफ गंगा नदी है। और पटना की पहचान के लिए एक जो पुल है यहाँ पर, जैसे जिस तरह हमने आपको नागपुर में एक पुल दिखाया था जहाँ नीचे सड़क मार्ग था और ऊपर मेट्रो जाती थी, यहाँ पर ये पटना सोनपुर पुल है जहाँ नीचे रेलगाड़ी गुजरती है और ऊपर सड़क मार्ग है। और इस तरह से ये बड़ा खूबसूरत एक व्यू है। यहाँ पर शाम के समय बहुत भीड़ जुट जाती है। कई लोग इसे पटना का मैरीन ड्राइव कहते हैं और कई लोग इसे गंगा ड्राइव भी कहते हैं, क्योंकि पीछे गंगा नदी है। मेरठ में हमने आपको गंगा नदी के किनारे से आपसे बात की थी और आज हम पटना में गंगा नदी के किनारे पर हैं। इलाहाबाद होते हुए संगम, प्रयागराज, बनारस होते हुए गंगा पटना पहुंचती है और पटना से आगे फिर मुंगेर, भागलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गंगा पहुंचती है। और इसी तरह की चुनाव की यात्रा भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में चुनाव होगा। एक चरण का मतदान हो चुका है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं आपका परिचय पहले कराना चाहूँगा। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार है, कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, बिहार की राजनीति पर बड़ी करीबी नज़र रखते हैं, लंबे समय से इनको अनुभव है। इनसे हम बात करेंगे। और साथ में है हमारे साथ रोशन कुमार शर्मा, ये भी बिहार की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं और रोशन बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं। लकीली आज हमारे साथ 2 ऐसे लोग हैं जो एक कांग्रेस की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से, मतलब सेंटिमेंट्स हैं इनके, एक्टिव मेंबर आज की तारीख में नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करेंगे हमारे साथ, निष्पक्ष अपनी राय रखेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, स्वागत है रोशन जी। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि 40 सीटें बिहार में हैं, 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, 4 जगह वोटिंग हो चुकी है। 5 सीटों पर कल चुनाव होना है, जिसमें बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। किशनगंज इकलौती सीट थी पिछली बार जिसे कांग्रेस ने जीता था, बाकी 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हालांकि किसी तरह के अनुमान की बात नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंट आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस बार आपका क्या अनुमान है? 40 में से कितनी सीटें एनडीए, कितनी सीटें महागठबंधन, और निर्दलीय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो कितनी सीटें निर्दलीय? इस बार लगता है कि महागठबंधन बिहार में 30 के लगभग सीटों को जीतेगी। निर्दलीय भी 2 की संभावना है। बहुत अजीब स्थिति है। अगर 19 से तुलना करेंगे तो एनडीए कहीं नहीं नजर आ रही है 24 में। न वो मुद्दे हैं, न परिस्थिति है। देखिए, चुनावों में खासतौर पे बिहार में कास्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इस समय जो 24 का चुनाव है, इसमें जातीय समीकरण कैंडिडेटों को देने से, दूसरे कारणों से, जो पिछले दिनों सरकार बनी है, बिगड़ी है, नीतीश जी इधर आए हैं, उधर गए हैं, इन सब चीजों से जो हालात बने हैं, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो एलजेपी जेडीयू के साथ किया, जिसके कारण 25 सीटों की घाटा हुई थी जेडीयू की, इस कारण से एनडीए बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को एनडीए बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में मैरीन ड्राइव जो है, यहाँ पर भीड़ भी लोगों की बढ़ती जा रही है। हम जानेंगे रोशन कुमार जी का पक्ष, क्योंकि सिंपैथाइजर है कांग्रेस के, इसलिए महागठबंधन को मजबूत दिख रहा है। जमीनी स्थिति क्या है? रोशन कुमार शर्मा, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि 40 में से 30 सीटें महागठबंधन के खाते में जाएगी, या आपका अनुमान कुछ और है? मेरा अनुमान है, मैंने बिहार के सारे जिला का दौरा किया है, घुमा है,
2009 दोहराएगा फिर 2024 से। 2009 दोहराएगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? 32 सीट, आइए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। 32 सीट एनडीए जीतेगा, 2 सीट निर्दलीय और 4 सीट महागठबंधन, 6 सीट महागठबंधन का 2009 में जो आया था वही दोहराएगा। पटना के मरीन ड्राइव पर चुनावी चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ इस बीच में एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे करा देता हूँ। श्री प्रशांत कुमार जी आईबी में रहे हैं और इस समय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये भी बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। तो प्रशांत जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा की शुरुआत हमने जो की, और दो हमारे साथ लोग हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं और रोशन कुमार शर्मा ये बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं। ये पूरे बिहार के सभी जिले 40 घूम चुके हैं और अपना एक अनुमान मोटा मोटा जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को लगता है कि इस बार महागठबंधन जो पिछली 2 चुनाव में पिछड़ गया था, इस बार उसकी स्थिति मजबूत है, और रोशन को लगता है कि एक बार फिर एनडीए का ही दबदबा रहेगा और एनडीए को 32 सीटें मिलेंगी। ये महागठबंधन को डॉक्टर सत्येंद्र 30 सीटें तक दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं, कोई रियलिस्टिक अनुमान? क्योंकि आपके पास तो खुफिया जानकारियां भी आती हैं, सूचनाएं भी आती हैं। मैं सीटों की संख्या के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आपको पलड़ा क्या बराबर दिख रहा है, कोई एक पक्ष भारी दिख रहा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं? नहीं, यहाँ बिहार के संदर्भ में अगर कहा जाए तो देखिए, नीतीश कुमार जी के पास जो है ना 8% से लेके 12% तक का वोट हर जगह है, हर क्षेत्र में है, हर गांव में है। हर जिले की बात आप जी, कर रहे हैं, हर लोकसभा सीट की जी बात हाँ, कर रहे हैं। जी हाँ जी। और वो जिधर जाता है, 2015 का रिजल्ट देख लीजिए, महागठबंधन बहुत भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा। भाजपा उस आंधी में उड़ गई। और 2019 का देख लीजिए, 40 में 39 मिला एनडीए को, क्योंकि नीतीश कुमार जी एनडीए में आ चुके थे और इस बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए। तो नीतीश कुमार जी का जो अपना जनाधार है तो बहुत कम, लेकिन उतना ही से किसी का पलड़ा भारी या किसी का पलड़ा खत्म। 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़े थे तो कुछ खास नहीं कर पाए। कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनका वोट देखिए आप, 12 से 16% तक वोट उनको हर कंस्टिट्यूंसी में मिला है। और वो वोट जो हुआ है उनका बहुत उनके साथ एकदम मतलब अटल रहता है। तो ये जो चीज़ है ना, तो वो जिधर जाते हैं वो वोट उधर जाता है, ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है उस वोट में। तो ये चीज़ें, किसी का पलड़ा भारी, किसी का पलड़ा हल्का। 2014 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी आए थे राष्ट्रीय क्षितिज पर, तो इसलिए उनका एक विशेष लहर था और उस लहर में उन्होंने 32 सीटें लगभग जीत ली थी। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जस्ट, हालांकि वो तो लोकल इशूज पर होता है, बिहार के राज्य स्तरीय मुद्दों पर चुनाव होता है, तो उसका बात भी कुछ हद तक अलग है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक फैक्टर है जो मायने रखते हैं। और 2019 में आपने देखा 40 में 39, और इस बार भी एनडीए का ही पलड़ा भारी दिख रहा है। कितना भारी दिख रहा है? क्योंकि आप पर्सनैलिटी की लड़ाई बताई जा रही है, जैसा आपने कहा नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। जैसे हम कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग मेरे नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो जो एक उनकी सेफ सीट है बेगूसराय, उसमें भी उनको लग रहा है कि मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। दूसरी तरफ लालू यादव है, तेजस्वी है, और कांग्रेस का भी जो भी अपना असर है वो है। तो आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा कितना भारी है, कितना हल्का है, या बराबरी है, या ऊपर नीचे है, तो कितना आगे पीछे है? देखिए, हम तो ठीक है, एक व्यक्तिगत रूप से किसी का समर्थक होता है, किसी का विरोधी हो सकता है, वो जनतांत्रिक मेरा अधिकार है। लेकिन यहाँ एक आकलन के रूप में जो मैं कहूँ तो एनडीए का पलड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत भारी है, बहुत भारी। यानी आपको लग रहा है कि रोशन कुमार जो कह रहे हैं कि 32 सीटें 2009 वाला रिजल्ट हो सकता है? मैं तो वहाँ से कुछ ज्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि 35 से 40 तक। पिछला बार मैं 2000 कुछ जमीनी स्तर पे शिकायतें भी दिखती हैं, जैसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की। जैसे अभी एक सज्जन से हमारी बात हो रही थी, वो काफी उग्र भी हो गए, तो उनका ये कहना था कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हालांकि किसान आंदोलन का बिहार में उस तरह का कोई असर नहीं रहा। कई तरह की शिकायतें, महंगाई को लेकर लोग बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब लोग वोट देने जाएंगे तो ये सब चीजें दिमाग में नहीं होंगी? उसमें मैं एक मुद्दा और जोड़ देता हूँ, जैसे पटना साहिब का कैंडिडेट, कोई एक व्यक्ति उनसे खुश नहीं है। यानी आप रविशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई एक सिंगल व्यक्ति उनसे खुश नहीं है, लेकिन जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे।
मोतिहारी में सब लोग चाहते थे कि पूर्वी चंपारण में कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज हुआ, लेकिन भारी मतों से जीतेंगे। तो ये बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प प्रस्तुत कर पाने में विपक्ष पूरी तरह विफल हुआ है, पूरी तरह। जी, आप कह रहे हैं विकल्प नहीं दे पाया है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं। आपका अपना आकलन है कि 30 सीटें महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन दो लोग हमारे साथ ऐसे हैं, प्रशांत कुमार जी और रोशन कुमार, इन्होंने पहले बताया कि 32 सीटें जीतेंगे और ये कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा जीत सकते हैं, और उसमें कमजोरी आपकी है कि विपक्ष विकल्प नहीं पेश कर पाया। तो कहाँ आप कमजोर रह गए, क्यों नहीं विकल्प आप पेश कर पाए? प्रशांत जी कुछ हद तक ठीक बात कह रहे थे। नीतीश जी के इधर उधर होने से असर पड़ता है। 15 में विधानसभा में असर हो गया उसका, 14 में अलग हो रहा, लेकिन 15 में असर हो गया अलग, 20 में भी असर हुआ। 20 में चुनाव में नीतीश कुमार जी एनडीए के ही घटक दल द्वारा पूरी तरह हराए गए। उनको 70 सीट आनी चाहिए थी, आई 43-44 सीटें। इस बार चिराग का असर हुआ, उसका असर अभी भी है, चूंकि 15 महीने 17 महीने लालू जी के साथ नीतीश जी रहे। किन विशेष परिस्थितियों में ब्लैकमेल होकर के एनडीए के साथ गए हैं, ये गए हैं। इनकी जनता जो समर्थक जो थे वो सवाल नहीं यह है गए। कि आप एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो सवाल इन्होंने उठाया कि विकल्प मैं वहीं नहीं दे पाया। मैं वहीं आ रहा हूँ वात्सल्य जी। जो नीतीश जी के समर्थक थे वे एनडीए में नहीं गए। अभी देखा जा रहा है, पिछले दिनों 19 अप्रैल को जो 4 जगहों पर चुनाव हुआ, देखा गया कि नीतीश जी के जो समर्थक जो 8% कहते हैं, मैक्सिमम लोग गए आरजेडी के साथ। आरजेडी के कैंडिडेट वहाँ पर थे, आरजेडी के साथ गए नीतीश जी के समर्थक। बीजेपी भी ईमानदारी से, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वोटर जो हैं, वो खड़े नहीं हैं नीतीश जी के कैंडिडेट के साथ, और उसका रिजल्ट आएगा। ये कल जो चुनाव होने वाला है 5 जगहों पर, शायद ही कोई जीत पाएगा ये जेडीयू, इसलिए कि बीजेपी के लोग ईमानदारी से उनके साथ खड़ा नहीं। जेडीयू के लिए बताया जा रहा है कि पूर्णिया में जिस तरह से महागठबंधन के बीच में दरार हुई है, पप्पू यादव की टिकट कटी है, उसका सीधा फायदा कई लोग बता रहे हैं कि या तो पप्पू यादव को मिलेगा या फिर एनडीए कैंडिडेट कुशवाहा को मिलेगा। जमीन से क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्योंकि आप रोशन कुमार लगातार घूमते रहे हैं, बिहार के सभी राज्यों में गए हैं, और आपके हिसाब से आप खुद भी मान रहे हैं कि पिछली बार का रिजल्ट एनडीए बिहार में नहीं दोहरा पाएगा। तो वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पर आपको कमजोरी नजर आ रही देखने में लग रही है कांटे की टक्कर है, एनडीए को रहेगा। और मैं उन्हीं कांटे की टक्कर की सीटों की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में आप सीट अगर आप बता सकते। सीट कांटे की टक्कर है जी, आप बताइए। कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, जैसे बक्सर है जी, बक्सर में राजद का जो कैंडिडेट है वो जमीन से जुड़े हुए हैं जी, और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको बाहरी लोग मान रहे हैं। तो जमीन से जुड़ना, वही उनके पिताजी जगदानंद जी होते वहाँ, तो निश्चित रूप से भाजपा का रास्ता क्लियर था। लेकिन वही सुधाकर सिंह हैं तो मुश्किल है भाजपा के लिए। एक चीज ये है, पूर्णिया में दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है, जहाँ कल वोटिंग होनी है। जी, कल वोटिंग होनी जी, और एक किशनगंज है जहाँ किशनगंज पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछला बार आप देखिए तो 34,000 मतों से हार जीत हुई थी। हालांकि पिछला बार भी AIMIM वैसी की पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार उसका कैंडिडेट बहुत मजबूत है। तो अगर उसने वोट काट लिया, या ये भी एक चांस है कि वहाँ AIMIM और जदयू के बीच मुकाबला हो, और उसमें वहाँ जो 30% हिंदू वोट है वो जदयू को मिल जाएगा। तो कुछ वोट अगर वो अपने दल पर ले आते हैं, मुजाहिद आलम या क्या नाम है उनका, जदयू के जो कैंडिडेट हैं, इस बार जदयू ने कैंडिडेट भी मजबूत दिया मास्टर मुजाहिद जी, तो वो मजबूत कैंडिडेट दिया है, तो कुछ अपने दम पर वो ले आएंगे। तो इस बार हो सकता है कि किशनगंज का रिजल्ट भी कुछ चौंकाने वाला हो जाए। तो ये सब चीजें हैं। और लेकिन कई सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, जैसे कि महाराजगंज से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, इसी तरह भागलपुर से उम्मीद है, और भी कई सीटें हैं जो ऐसा लग रहा है कि जहां पर जिन कैंडिडेट्स को एनडीए की तरफ से फाइल किया गया वहाँ
वहाँ कुछ नाराजगी है लोकल कार्यकर्ता जो हैं। ललन सिंह का एक ओपन स्टेटमेंट था मुंगेर से जो कैंडिडेट है जेडीयू के, कि उस तरह से बीजेपी वर्कर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो 17 महीने दोनों के बीच में अलगाव रहा तो उसकी कसक है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर ग्राउंड पर होगा, रिजल्ट पर होगा, आखिर में परिणाम पर होगा? कार्यकर्ता साथ नहीं देते हैं, उसके बावजूद जनता साथ देती है। वहाँ तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, थोड़ा सा मार्जिन कम बेसी हो सकता है। और जहाँ तक भागलपुर की बात कर रहे हैं तो मैं कह देता हूँ कि भागलपुर और बांका दोनों एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप ये कह रहे हैं? एनडीए के पक्ष। जी बिल्कुल जी। और महाराजगंज में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, शिवहर में दिक्कत है। अच्छा, शिवहर में दिक्कत है और वहाँ रमा देवी के टिकट कटने का कुछ दिक्कत है और भाजपा ठीक से मैनेज नहीं कर पाई है। पूर्वी चंपारण में भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज के हो चुके हैं और लोग बहुत खुश नहीं हैं, वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो कई सीट है, कम से कम आपने 5-6 सीट गिना दी जहाँ पर एनडीए दिक्कत में है। मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर सत्येंद्र से दोबारा, क्योंकि आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा है 30 सीट होगी, लेकिन कई हाई प्रोफाइल महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। लालू परिवार के लोग भी हैं, लालू यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे हैं, उनकी बेटियां चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह कटिहार से आपके कद्दावर नेता तारिक साहब मैदान में हैं और भी कई नेता हैं। आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके बेटे भी डेब्यू कर रहे हैं पहली बार चुनाव मैदान में। आप ऐसी सीटों के नाम बताइए जहां आपको लगता है आपके हिसाब से कि महागठबंधन मजबूत है और ये सीट तो श्योर शॉट है कि हम जीतेंगे। ऐसी कौन सी सीट? पटना के बगल में है जहानाबाद, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर एनडीए के नेताओं को गांवों में ढुकने नहीं दिया जाता, उन्हें गाली पड़ रही है। नहीं, ऐसा तो हमने यूपी और में भी कई जगह देखा, लेकिन एनडीए के जो वोटर हैं उनको 2021 में एनडीए के जो वोटर हैं, सच्चाई से रोशन जी बताएंगे, उसी कंस्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं। एनडीए के जो वोटर हैं उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे एनडीए के सीटों के नाम बताइए। बहुत सारे वोटर चले जाएंगे। समय की कमी है डीएसपी में। आप सीटों के नाम बताइए जहाँ आपको मजबूत है, जहाँ आप मानते हैं। हम लोग 4 जो चुनाव हो गए वहाँ पर महागठबंधन जीतेगा। कल जो 5 होने वाला है उसमें 4 में जीतने की संभावना है और आगे भी लगभग हम पटना में ठीक है, थोड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोर वोटर जो नीतीश जी के साथ है, कुशवाहा, वो एक भी एनडीए के साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ है। रिजल्ट पे असर पड़ रहा है उसका। 1 लाख वोट उधर से इधर आ रहा है। अगर 50,000 से जीते हैं तो कहाँ जाएंगे? अब पटना 21,000 वोट से चुनाव हारी थी। अब क्या रिजल्ट होगा? दिए हैं, अगर 20,000 से वोट भाजपा के कुछ जो वोटर हैं जो एग्रेसिव होके देते हैं, जैसे भूमियार का मतलब कि जितना है उतना ही नहीं, वो कारोबार में शामिल जिन लोगों को किए हुए वगैरह को उन लोगों से वोट दिलवाता है, तो 12% का असर करता है। अगर वो कहीं 4% है तो हम जातिगत चीजों से लेकर ऊपर उठकर हम बात कर रहे हैं। हम उन सीटों की बात कर रहे हैं। जैसे रोशन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट प्रशांत जी से लूँगा, और मैं पहले आपसे समझना चाहूँगा जिन सीटों के बारे में इन्होंने अपनी मजबूती बताई, चाहे वो जहानाबाद हो, पाटलिपुत्रा हो, आरा की भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। बात क्या है ना कि जैसे औरंगाबाद सीट में लोकसभा में कुशवाहा वोट नहीं दिया, बगल में 3 विधानसभा है, पवन सिंह खड़ा हो गए, तो वहाँ राजपूत वोट काराकाट में दे रहा है। बगल में आरा में कुशवाहा लोग धमकी दे रहा है कि हम नहीं देंगे एनडीए को वोट, आपका कि आप जात के नाम पर वहाँ पवन सिंह को दे रहे हैं। तो ये सारा थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन चुनाव आते आते कितना बदलेगी आपको ऐसा लगता है? प्रशांत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह का इन्होंने बताया कई सीटों पर महागठबंधन को उम्मीद है, और जहां पर्सनैलिटी वॉर होती है तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्टर ज़्यादा स्ट्रांग होकर आपको जिताने की कोशिश करते हैं, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। केंद्र सरकार 10 साल से चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो सीटें जो इन्होंने गिनाई है, आपको लगता है वहाँ कड़ा मुकाबले में एनडीए आगे है या महागठबंधन आगे? सत्येंद्र सर की 2 बातों से तो मैं सहमत हूँ कि बिहार में जातीय समीकरण मायने रखता है और विशेष रूप से मायने रखता है। अभी क्या वो जातीय समीकरण कुछ बदल रहे हैं? हर एक प्रदेश में भी है, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा है।
और दूसरी चीज की जहानाबाद निश्चित रूप से एनडीए हार सकती है, इस बात से भी मैं सबके साथ सहमत हूँ। लेकिन पाटलिपुत्रा क्षेत्र में रामकृपाल यादव जी यानी भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनिल शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको कभी सम्मान नहीं मिला, सबसे कर्मठ वर्कर रहे हैं, उनका अच्छा इमेज रहा है। जब पार्टी अध्यक्ष थे तो बहुत मजबूत किया था उन्होंने पार्टी को, उनको अपमान किया गया, बाहर आ गए, भाजपा में आ गए। ये विक्रम के विधायक वो भी भाजपा को मदद कर रहे हैं, तो किस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि राजद के कैंडिडेट जो हैं कभी आती ही नहीं है, चुनाव के अलावा कभी बाकी समय में नहीं आती हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो जहानाबाद का वो छोड़ दिया जाइए, वहाँ चूँकि नीतीश कुमार बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लोगों में नाराजगी है। इस तरह का चीज़ आप नालंदा में क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहानाबाद में क्यों आके करते हैं? तो ये चीज़ें हैं जो उनको वहाँ खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही आपने, तो बहुत जगह आप देखिए प्रो इनकम्बेंसी हुआ। पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रो इनकम्बेंसी हुआ, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आई, ज़्यादा मत प्रतिशत आए भाजपा को। तो ये चीज़ें आप नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। लेकिन बिहार में तो जैसा आप ही कह रहे हैं कि वो स्थिति नहीं दिख रही है, कुछ सीटें आपको एनडीए की कम होती लग रही हैं। पिछली बार 39 सीटें एनडीए के खाते में थी, तो इस बार आप भी कह के चल रहे हैं कि 39 सीटें नहीं आई। 35 से 40 में अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बस आखिर में आप तीनों से ही पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने जाति समीकरण की बात की, मुद्दे गौण हो गए, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में खासतौर पर बिहार में जहाँ 40 सीटें हैं, सरकार बनाने में केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, केवल महागठबंधन बना लिया जाए या दूसरा एनडीए अपना एक गठबंधन मजबूत कर ले तो मुद्दों को इग्नोर किया जा सकता है, वोटर तो वोट देने आएंगे ही हमारे पास? क्या इस तरह की फीलिंग नेताओं और दलों के बीच में आपको क्या लगता है? इस बार बिहार भारत सरकार बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। जी, इन्होंने केवल अपना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जब वोटर वोट देने जाता है तो केवल महागठबंधन, जातिगत समीकरण, उनके आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता? नहीं रखता है, सबका अपना अपना एक हिस्सेदारी है। जैसे 5% लोग कैंडिडेट के ऊपर देते हैं, मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि 5% हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कुछ लोग अन्य मुद्दों पर देते हैं। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति से आप पूछिए कि किस मुद्दा पर एनडीए को सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, तो मैं कहूँगा कि सेना का आधुनिकीकरण किया, रोड बना दिया पूरे देश में, जाल बिछा दिया और राम मंदिर बना दिया। मैं इसी मुद्दा पर वोट दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ये चीजें हैं। तो जैसे बेरोजगारी की बहुत बात होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात हो रही है, विपक्ष की तरफ से उठाई जा रहा है ये मुद्दा भी, क्या आपको लगता है इन सब का जमीन इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक, जैसे 2014 के पहले आपने देख लीजिए कि अन्ना हजारे का एक आंदोलन चला, एक रामदेव बाबा ने आंदोलन चलाया, उसमें लोगों की भागीदारी या उत्साह देख लीजिए, उस तरह का माहौल तो बना नहीं पाए इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्योंकि उसमें सभी पार्टियां उस दलदल में डूबी हुई हैं, कोई एक पार्टी उसे छूटा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा क्लिक कर ही नहीं पाया। हाँ, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी किसमें है? युवा वर्ग में। मेरे जैसे उम्र के लोग तो उस पर नहीं सोचते हैं ज्यादा। अग्निवीर का भी एक मुद्दा है, अग्निवीर वाला है, ये बातें हैं। तो युवा वर्ग को जरूर ये सब चीजें कर रही हैं, दिमाग में स्ट्राइक कर रही हैं। तो युवा वर्ग में, लेकिन युवा वर्ग ये भी तो देख रहा है कि विकास इतना तेजी से हो रहा है कि आगे चल के अवसर मिलेगा हम लोगों को। रोशन, आपका भी एक कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं या गठबंधन जातीय समीकरण की वजह से ही चुनाव तय होता है? बिहार में जातीय गठबंधन चुनाव तय करते हैं और यहाँ जो समीकरण है, अंतोगत चुनाव के वोट के दिन समीकरण पर वोट मिलता है। जैसे आज महागठबंधन के तो यादव मुसलमान जिस जाति से जो कैंडिडेट जहाँ है उसको वोट मिल गया, और सारा फिर जो समीकरण कल तक गाली दे रहा है, एक दिन शाम तक चुनाव बूथ पर जाते जाते जो समीकरण का वोट है उस पर वोट करता है। तो बिहार 4 सीटों पर अपनी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वत्सल जी, बिहार के संदर्भ में बिहार के लोग अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। 2 बार नीतीश जी पलटी मारी और बड़ी जोर शोर से इन्होंने चलाया बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जाए, और जब जब उधर गए तब मोदी जी कहते भी रहे कि हाँ हम देंगे स्पेशल दर्जा, बंटवारे के बाद जो क्षति हुई बिहार को उसके लिए स्पेशल दर्जा देंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। मनमोहन सिंह जी ने 2013 में बिहार को 1,27,000 करोड़ रुपए दिए,
स्पेशल पैकेज के रूप में, और उसी से काम दिखा। नीतीश जी का उसी से काम दिखा। 600 करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद बक्सर में पावर प्लांट पर, तब ये आदरणीय मोदी जी 2020 में शिलान्यास करने गए। शिलान्यास पहले कभी हो गया? 6 साल तक उन्होंने 2014 से 20 तक कुछ दिया नहीं। आपको लग रहा है कि बहुत शिकायतें हैं, काम ये जमीन ठगा पर हुआ नहीं हुआ है, महसूस कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके एनडीए कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे है इस बनाए हुए। रिजल्ट से पता चलेगा। रोशन, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? मेरा बोलना है कि 2009 में जब दूसरा बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उसमें मेन चीज था किसानों का कर्ज माफी। उसका मेन कारण था, जिस तरह 2019 में बोलता है कि पुलवामा और 10% आरक्षण से नरेंद्र मोदी बने थे, उसी तरह 2009 में मनमोहन सिंह ने जो किसानों का कर्ज माफ किया था, उसके कारण बने थे। लेकिन बिहार में एनडीए का आ गया 32, 2 निर्दलीय जीते, महागठबंधन को मात्र 6 आया, 4 आरजेडी, 2 कांग्रेस आया। इसलिए बिहार में जातीय समीकरण पे ही तो वोटिंग होती है। कोई प्रशांत जी, आप भी कुछ तो कहना चाह रहे आपको हैं? बता दें 2009 में 2009 में आपको इंफॉर्मेशन दें, 2009 में कांग्रेस अलग, आरजेडी अलग लड़ रही थी, कोई गठबंधन नहीं। लेकिन रामविलास जी और लालू जी दोनों अंतर है 2009-2024। 2009 और 2024 में अंतर है। कंक्लूडिंग कमेंट आपका भी हम ले लेते हैं, मेरा अनुमान है कि कोई अंतर नहीं है। 2019 रिपीट होने जा रहा है। 2019 रिपीट होना जा रहा है, ऐसा लग रहा है प्रशांत जी को। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार की अपनी राय है, वो महागठबंधन की बढ़त बता रहे हैं। रोशन कुमार भी एनडीए के समर्थन में है। 4 सीटों पर मतदान हो चुका है, 5 सीटों पर 26 अप्रैल को हो जाएगा। पटना, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, मैरीन ड्राइव है, आपको बड़े खूबसूरत नज़ारे हमारे कैमरामैन ने दिखाए। और हम बता दें कि यहाँ पर 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। आप हमारे साथ रहे। सारे मेहमानों का बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया, देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, आभार। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। नमस्कार।